हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिक्लोफेनिक मेडिसिन्स के बारे में। तो इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिक्लोफेनिक जो दवा होती है वो माइल्ड टू मॉडरेट पेन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपके सिर में दर्द है वहाँ पे इसको ले सकते हो, ठीक है। बॉडी में कहीं भी पेन है वहाँ पे आप ले सकते हो। दांत में दर्द है वहाँ पे ले सकते हो, या मसल पेन है वहाँ पे ले सकते हो। घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, तो कहीं भी बॉडी के अंदर दर्द है तो वहाँ पे आप डिक्लोफेनिक ले सकते हो और ये दर्द को ठीक कर देगी। तो इसको दर्द निवारक भी बोलते हैं अगर हिंदी में मैं बात करूँ तो, ठीक है। और थोड़ा सा और स्पेसिफिकली मैं आपको इसके जो यूज है वो आगे बताऊंगा। तो पहले हम बात करते हैं, ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए होती है। नेसेट्स जो क्लास है उसे ये बिलोंग करती है, यानी कि नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। इसकी अगर डोज की मैं बात करूं तो डोज इसकी होती है, या तो आप 50 mg, अगर आप 50 mg ले रहे हो, ठीक है, तो आपको दिन में 2 या 3 बार लेनी है, ठीक है। जैसे सुबह ले ली, उसके 8 घंटे बाद फिर एक बार ले ली, और उसके 8 घंटे बाद फिर से एक बार और ले ली। या तो आप 2 बार ले सकते हो, सुबह या शाम। अगर ज़्यादा दर्द है तो 3 बार लो 8 घंटे के इंटरवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 50 mg ले सकते हो, ओके। अगर 100 mg आप ले रहे हो तो आपको दिन में एक ही बार लेनी है। ये एक बहुत है, क्योंकि जो ये 100 mg की आती है ये SR आती है, सस्टेन रिलीज आती है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वोवरान नाम से है, वोवरोन SR 100। SR का मतलब है सस्टेन रिलीज, यानी कि ये एक बार में काम नहीं करेगी, ये पूरा दिन काम करेगी, धीरे धीरे रिलीज होती रहेगी आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वोवरोन नाम से ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे देखिए डिक्लोफेनिक है और 100 mg की ये होती है, तो आपको एक बार इसको लेना है, ओके। अब ये तो हो गई एडल्ट डोज की बात। अगर मैं चाइल्ड डोज की बात करूँ तो चाइल्ड जो है उसको कितना देना है, तो उसके लिए डोज है 1 से 3 mg पर केजी पर डे, यानी कि एक दिन में 1 से 3 mg पर केजी देनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, अगर बच्चे का वजन 10 केजी है तो उसको आप 30 mg दे सकते हो, ठीक है, पूरे दिन में। तो 30 mg पूरे दिन में देनी है। तो 10 mg आपने सुबह दे दी, 10 mg फिर उसके 8 घंटे के बाद दे दी, और 10 mg उसके 8 घंटे के बाद और दे दी। तो टोटल 3 बार दी 10-10 करके, और टोटल 30 mg हो गई, और 30 ही हमको देना है। या फिर आप सुबह 15 mg दो बच्चे को, या फिर शाम को 15 mg दो बच्चे को। इस तरीके से जो ये मेडिसिन है ये दी जाती है। बाकी डॉक्टर जो भी बच्चे को आप डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। तो डॉक्टर जो रेकमेंड करता है डोज वही आपको देनी है, ठीक है। तो वैसे मैंने आपकी नॉलेज के लिए डोज बता दी है, ओके। आगे हम बात करेंगे इसके यूज़ की। अब देखिए, जो ये यूज़ मैं बताऊंगा ये थोड़ा सा ब्रॉड में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ, जो डिक्लोफेनिक जो मेडिसिन होती है वो ओरली भी हम ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि पानी के साथ ओरली ले सकते हैं। आपको ओरली का मतलब पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे IM भी ले सकते हैं इसको, डॉक्टर के द्वारा IM भी डिक्लोफेनिक को दिया जा सकता है, इंजेक्शन की फॉर्म में होता है, ठीक है। इंट्रामस्कुलर जिसको बोलते हैं, IV भी ले सकते हैं, इंट्रावेनस, ठीक है। ट्रांसडर्मल भी ले सकते हैं, यानी कि स्किन के ज़रिए, ठीक है। IM इंट्रामस्कुलर पता होगा, IV आपको पता होगा, नस के ज़रिए ले सकते हैं, ठीक। अगर हिंदी में मैं बात करूँ तो अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैंने एक इंजेक्शन की वीडियो बनाई थी, वहाँ पे डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन के बारे में बताया था कि इसको IV लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कमेंट ये आया था कि इसको तो IM लगाते हैं। नहीं, इसको डिक्लोफेनिक को IV भी लगाते हैं और IM भी लगाते हैं। ये अलग बात है कि मोस्टली डिक्लोफेनिक को IM लगाया जाता है, ठीक है। तो दोनों बात सही है, मोस्टली IM लगाया जाता है डाइक्लोफेनिक को, लेकिन लगा इसको दोनों तरीके से सकते हैं, ठीक है। इंट्रावेनस भी और इंट्रामस्कुलर भी, ठीक है। ये आपको क्लियर करना होगा। ट्रांसडर्मल का मतलब होता है स्किन के जरिए, ओके। आगे भी मैं आपको समझाऊंगा। एक होता है रेक्टल रूट से, तो रेक्टल रूट से भी डिक्लोफेनिक को दिया जा सकता है। तो डिक्लोफेनिक देने के ये अलग अलग रूट होते हैं। ओरली दे सकते हैं, IV दे सकते हैं, IM दे सकते हैं, ट्रांसडर्मल दे सकते हैं, यानी कि थ्रू द स्किन, और रेक्टल रूट से दे ही सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रेक्टल रूट नहीं पता है तो आप गूगल करिएगा, आपको पता चल जाए, ठीक है। जैसे रेक्टल रूट की बात करूँ तो वहाँ पे स्पोजिटोरीज यूज़ की जाती हैं, ओके।
तो देखिए अब थोड़ा सा ब्रॉड में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए यूज़ मैं आपको बताता हूँ। हम मान लेते हैं सबसे पहले ओरल टैबलेट की बात करते हैं। अगर ओरल टैबलेट आप डाइक्लोफेनिक की खाते हो तो वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, कहाँ कहाँ उसको दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहला है गाउट। अगर किसी को गाउट है उसको ओरली डाइक्लोफेनिक दे सकते हैं, ठीक है। अब गाउट का मतलब क्या होता है, गाउट होता क्यों है? देखिए बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड बनता है उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो ज्वाइंट्स के अंदर जाके क्या है डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर दर्द होने लगता है, तो उस सिचुएशन में गाउट होता है और गाउट में डाइक्लोफेनिक रखते हैं और दी जाती है, ठीक है। फिर आता है एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, मसल और स्केलेटल से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो वहाँ भी डाइक्लोफेनिक का यूज किया जाता है। फिर आता है ब्रस्टाइसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ बर्सा। ये बर्सा क्या है? देखिए हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं ना जितने भी, जैसे घुटना लगा लो आप, ठीक है, ये ज्वाइंट है, ठीक है, चल रहे हो आप, तो चल रहे हो तो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या किया जाता है, बर्सा का यूज किया जाता है। तो बर्सा क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है, कहने का मतलब ये है। और बर्सा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है और वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी डाइक्लोफेनिक दी जाती है, ठीक है। अब बर्सा को मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो क्या है, जैसे कोई भी मशीनरी है उसके अंदर हम क्या ऑयल डालते हैं, क्योंकि वो उसके जो पार्ट्स हैं वो जल्दी से ना घिस जाए इसलिए उसके अंदर ऑयल डाला जाता है। तो वो ऑयल जो है वो फ्रिक्शन का काम करता है, फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है, ठीक है, वो जो ऑयल है। वैसे ही बर्सा हमारे जॉइंट्स के अंदर फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है, ये एक कुशन की तरह काम करता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये बर्सा का मीनिंग क्या है। आगे आता है ओस्टियो आर्थराइटिस। ये एक टाइप का आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस का मतलब हो जाता है जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन। तो ओस्टियो वर्ड लगा है तो यहाँ पे होगा बोन से रिलेटेड, जो 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 बोन होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है, या फिर मैं कहूँ जो बोन्स होती है उसका जो एक एंड होता है वो थोड़ा सा टूट जाता है, वियर एंड टियर हो जाता है उसका, तो वहाँ पे दर्द होने लगता है, ठीक है। तो ओस्टियो आर्थराइटिस में भी डाइक्लोफेनिक का यूज किया जाता है, ओरली किया जा सकता है, ठीक है। आगे कंडीशन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, ये फार्मेसी के अंदर माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, तो ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करता, तो यहाँ भी यूज किया जाता है क्योंकि ये कॉमन डिजीज है, ठीक है, आपने सुनी ही होगी। स्प्रेन और स्ट्रेन, स्प्रेन और स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, यानी कि मोच या तनाव, ठीक है, कहीं मोच आ जाती है एकदम से पैर के अंदर आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है डाइक्लोफेनिक का यूज किया जाता है, वो उसको ठीक कर देती है, ठीक है। तो स्प्रेन और स्ट्रेन्स के अंदर भी यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग शायद गलत है, यहाँ पे स्ट्रेन आएगा, ओके। टेंडनाइटिस का मतलब क्या होता है, ये देखिए टेंडनाइटिस का मतलब क्या होता है, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट। टेंडनाइटिस का मतलब होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड ध्यान से देखिएगा, पीछे क्या लगा है, ये भी देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी वर्ड यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए ध्यान से देखिएगा, इन सब के पीछे ITIS लगा है। इसका मतलब ही ये होता है कि इन्फ्लामेशन, ठीक है, ITIS का मतलब इन्फ्लामेशन होता है। तो वर्ड से आप समझो कि ITIS लगा है तो इन्फ्लामेशन है, और उसके आगे जो वर्ड लगा है उसका इन्फ्लामेशन है। अब यहाँ पे लिखा है टेंडनाइटिस, तो टेंडन जो होते हैं बॉडी के अंदर उनका इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन होगा तो दर्द तो होगा ही, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, डाइक्लोफेनिक। अब टेंडम क्या होता है वो आप समझिए, देखिए एक होता है टेंडम, एक होता है लिगामेंट, ठीक है, टेंडन उसको बोलते हैं, ठीक है, एक होता है लिगामेंट। तो टेंडनाइटिस तो होता है टेंडन का इन्फ्लामेशन, वहाँ पे यूज करते हैं। अब टेंडम क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है, ये मैं क्लियर करता हूँ। देखिए टेंडन एक टिश्यू होता है जो बोन को और मसल को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो बोन और मसल को जोड़ने वाला टिश्यू अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाए तो उसको टेंडनाइटिस कहेंगे, और इन्फ्लामेशन आने की वजह से दर्द होगा तो वहाँ पे डाइक्लोफेनिक का यूज किया जाएगा, ओके, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा वर्ड आता है इसके साथ साथ, वो वर्ड इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये दोनों वर्ड हैं ये रिलेटेड है। अब लिगामेंट का वर्ड क्या, लिगामेंट का मतलब क्या होता है, लिगामेंट का मतलब होता है कि वो टिश्यू जो बोन को, एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ता है, वो होता है। तो टेंडम होता है जो होते तो दोनों टिश्यू हैं, तो वो टिश्यू जो बोन को बोन के साथ जोड़ेगा वो लिगामेंट,
टेंडम वो टिश्यू जो मसल को बोन के साथ जोड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो ये सब चीज़ें आप कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये टर्म मैं बता रहा हूँ, जो ये टर्म मैं समझा रहा हूँ, ये आपको ज़रूर आएंगी और ये वहाँ पे आपको समझने में मदद ज़रूर मिलेगी। ठीक है, पेन आफ्टर एक्सीडेंटल ट्रोमा, तो एक्सीडेंट के बाद भी जो पेन होता है वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। पेन एसोसिएटेड विद ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी होता है जैसे ज्वाइंट की सर्जरी हुई, मसल की सर्जरी हुई, टेंडन की सर्जरी हुई, लिगामेंट की सर्जरी हुई, उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी। ठीक है, तो उससे एसोसिएट अगर उससे सर्जरी होगी तो पेन तो जाहिर सी बात है होगा ही होगा। कोई भी सर्जरी हुई उसके बाद दर्द तो होता ही होता है और वहाँ पे डिक्लोफेनिक दी जाती है, उसके साथ साथ पैरासीटामोल भी दे देते हैं। ठीक है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन दे देते हैं। ठीक है, तो सर्जरी में दी ही जाती है। आगे है डेंटल सर्जरी, माइनर सर्जरी, दिख रहा है आपको, डेंटल मतलब दांत से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है वहाँ भी दे देते हैं। ठीक है, माइनर सर्जरी कोई भी माइनर छोटी सर्जरी हुई है वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। डिसमेनोरिया, इसका मतलब क्या है, डिसमेनोरिया के अंदर भी यहाँ पे यूज किया जाता है, यानी कि जो होते हैं या फिर इसको अदर वर्ड में हम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प बोल देते हैं। तो पेनफुल पीरियड्स के अंदर भी डाइक्लोफेनिक का यूज किया जाता है। ठीक है, ईएनटी इन्फेक्शन है तो वहाँ पे भी यूज किया जाता है। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन और पेन भी होगा ही होगा। ईएनटी का मतलब अगर मैं बताऊँ तो ईयर, नोज और थ्रोट। तो ईयर में इन्फेक्शन है तो भी यूज करेंगे, नोज के अंदर इन्फेक्शन है तो भी डाइक्लोफेनिक यूज किया जाएगा, और थ्रोट के अंदर अगर इन्फ्लामेशन, पेन और इन्फेक्शन है तो भी वहाँ पे यूज किया जाएगा। तो ओरल जो टैबलेट हम लेते हैं डाइक्लोफेनिक की, ठीक है, वो इन सब कंडीशंस के क्या है अंदर यूज की जाती है। ठीक है, तो ये तो ओरली की बात कर ली हमने। ठीक है, ओरल रूट से हम दे सकते हैं इन सारी कंडीशंस के अंदर। ओके, अब एक बात और मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो यहाँ पे ये डोज बताई है ना, जो ये डोज बताई है, ये सिर्फ जैसे बॉडी के अंदर कोई हल्का फुल्का आपको पेन है, ठीक है, वहाँ पे ये डोज ले सकते हो, जो ये डोज यहाँ पे बताई है। आपको हेडेक हो रहा है तो ये डोज ले लो, अगर पेनफुल पीरियड्स हैं तो ये डोज है, अगर उसके बाद मसल पेन है तो ये डोज है। ठीक है, टूथ के अंदर यानी दांत के अंदर दर्द है तो भी आपके लिए डोज है। लेकिन जो ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन सब के अंदर जो डोज है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो आपको ये डोज नहीं लेनी है, कहीं भी आपको मैंने ये बता दिया तो कहीं आप ये सेम डोज सबके लिए देने लग जाओ। ठीक है, तो सेम डोज क्या है वो नहीं देनी है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये डोज मैंने आपको क्लियर कर दी है कब कब देनी है, तो सेम डोज तो बिल्कुल भी नहीं देनी है। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये जितनी भी कंडीशन मैंने बताई है इन सब के अंदर जो डोज है वो डॉक्टर डिसाइड करता है, डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि कितना डोज देना है और कितना नहीं देना है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। ठीक है, अगर आप एक फार्मासिस्ट हो तो भी आप खुद से नहीं दे सकते, क्योंकि डोज हमेशा डॉक्टर बताता है कि इतना डोज इसको देना है, आपका काम है केवल उसको समझाना। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये मैंने बता दी और डोज का आप याद रखना। ठीक है, आगे है आईएम। अगर हम डिक्लोफेनिक को आईएम देते हैं तो कहाँ कहाँ दे सकते हैं वो कंडीशन देखिए। एक्यूट गाउट में दे सकते हैं, एक्यूट पेन में, ओस्टियोआर्थराइटिस में, पोस्ट ऑपरेटिव पेन में। जो चीज़ें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ वो मैं नहीं बताऊंगा, जो चीज़ें नहीं समझाई हैं वो मैं बताता हूँ। जैसे आया पोस्ट ऑपरेटिव पेन, इसका मतलब होता है ऑपरेशन के बाद कोई भी पेन, उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेन, तो वहाँ पे भी दे सकते हैं। रोमेटेड आर्थराइटिस में देंगे, पेन आफ्टर एक्सीडेंटल ट्रोमा। तो इन कंडीशंस के अंदर जो आईएम है वो हम दे सकते हैं डिक्लोफेनिक। आईवी कब दे सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेन के ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आईवी डिक्लोफेनिक दिया जा सकता है। ट्रांसडर्मल यानी कि स्किन के जरिए कब दे सकते हैं, एक्यूट पेन है वहाँ दे सकते हैं, स्पेन स्ट्रेन है वहाँ भी दे सकते हैं, पेन आफ्टर एक्सीडेंटल ट्रोमा है वहाँ भी दे सकते हैं। राइट, आगे बात करते हैं रेक्टल रूट की, कि रेक्टल रूट से कब कब दे सकते हैं। देखिए, रेक्टल रूट से जो मेडिसिन दी जाती है वो स्पोजिटोरीज की फॉर्म में दी जाती है। अगर आपने फार्मेसी के अंदर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा स्पोजिटोरीज क्या होती है। ठीक है, एक्यूट पेन में दे सकते हैं। ठीक है, एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में, एक्यूट पेन में, ब्रुस्टाइसिस में, ओस्टियोआर्थराइटिस में, रूमेटिड आर्थराइटिस में, स्प्रेन स्ट्रेन में, टेंडनाइटिस में, एक्सीडेंटल ट्रॉमा के बाद जो पेन है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जो पेन होगा, डेंटल सर्जरी के बाद जो होगा, माइनर सर्जरी के बाद जो होगा, तो इन सारी कंडीशंस में रेक्टल रूट से भी डाइक्लोफेनिक दिया जा सकता है। तो मैंने ये बताया है कि किस रूट से किस कंडीशन में दे सकते हैं। ठीक है, तो यही सब मैंने आपको समझाया है। ओके, तो आपको क्लियर हो ही गया होगा आई होप।
अब देखिए टॉपिकल का मतलब क्या होता है, टॉपिकल भी हम डिक्लोफेनिक दे सकते हैं। टॉपिकल का मतलब होता है जो स्किन पे रब करके, यानी कि बॉडी सरफेस के जरिए हम जो मेडिसिन है वो दे सकते हैं। बॉडी सरफेस के जरिए जैसे जेल आती है डाइक्लोफेनिक जेल, वो टॉपिकली ही लगाई जा सकती है, यानी स्किन के ऊपर लगाई जाएगी। ठीक है, वो कब लगा सकते हैं, अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तब लगा सकते हैं। स्पेन स्ट्रेन, पाँव में अगर मोच आ गई है वहाँ पे आप क्या करो, डाइक्लोफेनिक टैबलेट खाने की जगह क्या करो, अगर मोच आई है तो वहाँ पे जेल लगा लो। जेल सबसे बेस्ट है, क्योंकि दवा है, कोई ना कोई दवा है, अगर आप खाओगे तो कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट होगा। लेकिन अगर टॉपिकली आपने डाइक्लोफेनिक लगाई है तो वहाँ पे बहुत ही बेस्ट होता है ये। ठीक है, बेस्ट रूट होता है, मतलब अगर टॉपिकल रूट से अगर वो चीज़ ठीक हो रही है वो सबसे बेस्ट होती है। ओके, तो स्प्रेन या स्ट्रेन, अगर पाँव में मोच आई है, ठीक है, तो वहाँ पे आप डाइक्लोफेनिक जेल लगा सकते हो। ओके, आगे है एक्टिनिक केराटोसिस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये मैंने आपको पिक्चर दिखाया है, ये कंडीशन आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं एक्टिनिक केराटोसिस, यानी कि जो स्किन होती है वो पैची हो जाती है, स्कैल्प नेचर की हो जाती है। ठीक है, पैची पैची स्किन हो जाती है। तो दिख रहा है आपको ये फोटो मैंने दिखाया है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे भी टॉपिकल रूट यहाँ पे यूज किया जाता है, यानी कि डाइक्लोफेनिक जो जेल है वो यूज की जाती है। जैसे कि डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है, अगर मान लो कोई पेशेंट है जिसको ये एक्टिनिक केराटोसिस है, ठीक है, तो डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि आपको डाइक्लोफेनिक जेल का यूज करना है, उसको डाइक्लोफेनिक जेल दी जाती है और उसको कहा जाता है एटलीस्ट सुबह और शाम डाइक्लोफेनिक जेल आपको लगानी है। और 2 या 3 महीने तक ये डॉक्टर के द्वारा लगाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, एटलीस्ट 2 महीने तो लगानी ही लगानी है। इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन है तो 3 महीने तक भी ये चल सकती है। ठीक है, तो ये रूट बताए, कुछ ओरल रूट बताया, कुछ आईएम, कुछ आईवी, कुछ रेक्टल, कुछ टॉपिकल। आई होप आपको ये जो रूट है और रूट के अंदर क्या क्या कंडीशंस के अंदर दे सकते हैं ये सब क्लियर हो गया होगा। तो ये थोड़ा सा मैंने आज ब्रॉड में बता दिया, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डीप में भी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। और वैसे भी अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हो तो आपको ये बहुत काम आने वाली हैं, जो भी ये टर्म्स मैंने बताई हैं, कहीं ना कहीं माइक्रोबायोलॉजी में, फार्माकोलॉजी में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगी ज़रूर, आपको काम ज़रूर आएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये जो टर्म्स है ये क्लियर आपको कर दी हैं। ओके, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पे आते हैं। क्या इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, कब जो ये डाइक्लोफेनिक मेडिसिन ये कब नहीं लेनी चाहिए। देखिए, अगर किसी पेशेंट को डाइक्लोफेनिक से ही एलर्जी है तो उसको नहीं देनी चाहिए, या फिर कोई भी अदर नेसेट्स ग्रुप की दवा है जिससे उसको एलर्जी है तो भी नहीं देनी चाहिए, पहली कंडीशन। अस्थमा का कोई पेशेंट है उसको मत नहीं देनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है उसको नहीं देनी चाहिए। जीआई अल्सरेशन हुआ है उसको नहीं देनी चाहिए। जीआई का मतलब है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सरेशन, अल्सर का मतलब होता है छाले पड़ना, गैस्ट्रो यानी कि पेट में, इंटेस्टाइनल यानी कि इंटेस्टाइन में, यानी कि अगर पेट के अंदर छाले हैं ऑलरेडी, ठीक है, या फिर इंटेस्टाइन के अंदर छाले हो गए हैं, अल्सर हो गए हैं, तो भी डाइक्लोफेनिक नहीं देनी चाहिए। क्योंकि डाइक्लोफेनिक क्या है, वो अगर ओवरडोज में दी जाए तो वो क्या करती है, वो जीआई अल्सरेशन ही कोज करती है। ठीक है, अगर किसी को नहीं है, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, अगर वो डाइक्लोफेनिक ज़्यादा खा रहा है तो वहाँ पे चांसेस हैं कि उसको जीआई अल्सरेशन हो सकता है। ठीक है, अगर आप खुद समझो, अगर ऑलरेडी जीआई अल्सरेशन है, अगर आप उस पेशेंट को नॉर्मल डोज भी दोगे, नॉर्मल डिक्लोफेनिक 50 mg भी दिया, तो वहाँ पे अल्सरेशन पे वो इफेक्ट डालेगी। ठीक है, तो वहाँ पे उस पेशेंट को दिक्कत होगी। ओके, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सरेशन यानी अल्सर, छाले उसके अंदर भी नहीं देनी है। ठीक है, प्रोसाइटस क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो रेक्टम की लाइनिंग होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाती है, अगर किसी को ये है तो भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, किडनी डिजीज़, किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है उसको नहीं देनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने बताया हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, अब हार्ट डिजीज़ एक नहीं होती, बहुत सारी होती है। जैसे इस्चीमिक डिजीज़ होती है कुछ, है ना, वो सारी डिजीज़ को मिला के मैंने यहाँ पे बोला कि अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है या किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है तो वहाँ पे डाइक्लोफेनिक नहीं देनी चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देनी चाहिए। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर तक तो कोई भी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। अवॉइड प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ माइग्रेन, अगर किसी पेशेंट को माइग्रेन है तो वहाँ पे डिक्लोफेनिक दी जाती है, लेकिन लंबे समय तक अगर डाइक्लोफेनिक का यूज किया जाए माइग्रेन में तो वो खतरनाक साबित होता है।
ठीक है। तो जो प्रोलॉन्ग यूज़ होता है, लंबे समय तक जो यूज़ है इस टैबलेट का, वो माइग्रेन के अंदर नहीं किया जाता है, राइट। दूसरी है कॉन्ट्राइंडिकेशन की, जो ये मेडिसिन है ये डिजीनेस यानी कि नींद कोज करती है, इसलिए जो हैवी मशीनरी है या फिर कोई व्हीकल है वो नहीं चलाना चाहिए अगर ये मेडिसिन किसी ने ले ली है तो ये आपको सावधानी रखनी है। ओके, आगे बात करते हैं इंटरेक्शंस की, किस किस के साथ ये इंटरेक्ट कर सकती है। कोर्टिकोस्टीरोइड्स उनके साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जैसे कि अगर मैं नाम बताऊं तो डिजिटोक्सिन, डिजोक्सिन, इनके साथ ये इंटरेक्ट कर सकती है, तो नहीं देनी चाहिए इनके साथ कभी भी। ACE इनिबिटर, अब ACE इनिबिटर क्या है, अगर आपने कभी फार्माकोलॉजी पढ़ी ही नहीं है तो आपको नहीं मालूम होगा ACE इनिबिटर क्या है। ACE इनिबिटर जैसे कैप्टोप्रिल, एनएलप्रिल, ये एग्जाम्पल आते हैं, ये मेडिसिन आती है, तो वो होते हैं ACE इनिबिटर, वहाँ पे नहीं देनी चाहिए। डायरेटिक्स है, ACE इनिबिटर कहाँ यूज किए जाते हैं मैं बताता हूँ, ये हाई बीपी के अंदर भी यूज किए जाते हैं, ठीक है, और ये यूज किए जाते हैं डायरेटिक्स के अंदर भी, ठीक है। ACE इनिबिटर आप पढ़ लेना, कहीं ना कहीं आप फार्माकोलॉजी अगर आपके पास है या नेट पे सर्च करना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कैप्टोप्रिल, एनएलप्रिल, ये दवा आती है। डायरेटिक्स जो होते हैं वहाँ भी नहीं दी जाती है डायरेटिक्स के साथ। सिस्लोस्पोरिन एक मेडिसिन होती है, उसके साथ भी नहीं दी जाती है। जिडोबुडिन जो मेडिसिन होती है उसके साथ भी डाइक्लोफेनिक इंटरेक्ट करती है, इसके साथ भी नहीं देते। मिथोट्रैक्सेट है, फिनेंटोइन है, कोलिस्टेरामाइन है, कोलिस्टीपोल है, अदर नेसेट्स, जो जितनी भी ये दवा हैं यहाँ पे है, इन सब के साथ जो डिक्लोफेनिक है वो इंटरेक्ट करती है और नहीं देनी चाहिए। जैसे कि दो जो नेसेट्स ग्रुप की दवा है वो इकट्ठी कभी भी नहीं देनी चाहिए, जैसे एस्प्रिन है और डिक्लोफेनिक है, साथ में कभी भी मत दो, ठीक है। एस्प्रिन एक एंटी प्लेटलेट भी है और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के साथ भी जो डाइक्लोफेनिक है वो नहीं दी जाती है, तो इसलिए भी साथ में नहीं देनी है, ठीक है। कोई भी दो नेसेट्स ग्रुप की जो दवा है, कोई भी दो दवा साथ में नहीं देनी है कभी भी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहीं पे किसी ज़्यादा है तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि डाइक्लोफेनिक भी खा ली और एस्प्रिन भी खा ली, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही जो दवा है ये नेसेट्स ग्रुप की दवा है और दो दवा नेसेट्स ग्रुप की हैं, वो इकट्ठी कभी भी नहीं देनी है, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे लीवर डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस है। ओके, एंटीकोगुलेंट जैसे वारफेरिन, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दिया है, तो इन सब के साथ जो डाइक्लोफेनिक है वो इंटरेक्ट करनी है और नहीं देनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट में लीवर फंक्शन एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, अगर मैं बात कहूँ एक लाइन में हिपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है डाइक्लोफेनिक का। एनीमिया, खून की कमी हो सकती है। कार्डियक डिसऑर्डर हो सकता है, अगर आपने मान लो कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो ड्रग्स होती हैं जैसे कि डिजोक्सिन, डिजिटोक्सिन, अगर उनके साथ डाइक्लोफेनिक दे दी है तो वहाँ पे कार्डियक डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो ब्लड विजन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो मैं बता रहा हूँ। हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, एब्डोमिनल पेन, पेट के अंदर दर्द, डायरिया यानी कि लूज मोशंस, डिजीनेस, नींद आना, नींद कोज करता है, जीआई अल्सरेशन, ऑलरेडी बताया है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सरेशन, छाले पड़ना स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर, हिपेटोटॉक्सिटी, यहाँ पे मैंने बता दिया हिपेटोटॉक्सिसिटी, जो लीवर का फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। एबनॉर्मल होने से मतलब क्या है, जैसे कि जो लीवर है उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, ठीक है, साइज़ बड़ा हो जाएगा तो सारी ही जो फंक्शंस है, जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, एबनॉर्मल ही हो जाएंगी। ओके, डिस्पेप्सिया क्या होता है, इनडाइजेशन, तो डिस्पेप्सिया भी हो सकता है, यानी कि डाइक्लोफेनिक का साइड इफ़ेक्ट है इनडाइजेशन, तो उससे जो डाइजेशन है वो कम हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा या बिल्कुल ही डाइजेस्ट ना हो फूड, ठीक है, तो इनडाइजेशन होने का भी खतरा होता है। तो ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है डाइक्लोफेनिक लेने के बाद, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और तुरंत उस दवा का सेवन बंद कर देना चाहिए, ठीक है। डिक्लोफेनिक आपको नहीं लेनी है, फिर डॉक्टर से मिलिए, फिर डॉक्टर क्या कहता है उसको फॉलो करिए, ठीक है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये ऐसा नहीं है कि होंगे ही होंगे, नहीं, इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकता है, एक या दो हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट अगर होता है तो डाइक्लोफेनिक नहीं लेनी है और डॉक्टर के पास वहाँ पे जाना है फिर, ठीक है। तुरंत डॉक्टर से जितना जल्दी हो सके वहाँ डॉक्टर के पास आपको जाना है, ठीक है। तो ये थे हमारे एडवर्स ड्रग
इंटरेक्शन, इसको हम साइड इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो डाइक्लोफेनिक के ऊपर। आई होप आपको ये समझ आया होगा जो भी मैंने डिटेल बताया। वीडियो आई होप लंबी हो गई होगी, 24 मिनट की हो गई है, लेकिन डिटेल बताना थोड़ा ज़रूरी था, ठीक है। ताकि क्योंकि फार्मेसी स्टूडेंट भी आप होगे कुछ ना कुछ इनमें से जितने भी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये बुक्स के अंदर आती हैं और समझ नहीं आती है, ठीक है। अगर एक बार समझ ली और बुक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको सब क्लियर अपने आप होता चला जाएगा। वहाँ पे कुछ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये मेरा मकसद यही था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड बता दिया। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।